हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान के पुस्तक के राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान के पहले पाठ लोकतंत्र के तीसरे भाग में चलते हैं। इसी पाठ के एक अन्य टॉपिक में आपने देखा कि बाल संसद दिया हुआ है। तो ये बाल संसद क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं आपके विद्यालयों में भी बाल संसद है। तो इस बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों को लोकतंत्र की समझ को विकसित करने के लिए बनाया गया और यह एक प्रायोगिक योजना है ताकि बच्चे, ये प्रयोग के तौर पे शुरू किया गया ताकि बच्चे अपने विद्यालय में अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ सकें और अपने में विद्यार्थियों का नेतृत्व करने, समस्या का समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना को विकसित करने के लिए सक्षम हो सकें। झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया है। बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं और प्रत्येक का एक निश्चित कार्य तय किया गया है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं। इनकी अपनी एक कार्य योजना होती है। बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है, जो कि विद्यालय में नामांकित बच्चों के अनुपात पर निर्भर करती है। विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित हैं उनकी संख्या पर ये सांसदों की संख्या निर्भर करती है। तो बाल संसद का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है विद्यालय विकास हेतु नई नई योजनाएं बनाना। प्रत्येक मासिक बैठक में और विद्यालय की वार्षिक बैठक में विद्यालय के लिए नई योजनाओं को बनाने के लिए आपस में सहमति बनाई जाती है, योजना बनाने का कार्य किया जाता है। दूसरा है कि विद्यालय के शिक्षण कार्य को बेहतर संचालन में सहयोग करना। विद्यालय में जब शिक्षण का कार्य होता है तो यदि विद्यालय में किसी कक्षा में शिक्षक किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो वहाँ बाल संसद का कोई भी सांसद या मंत्री जाकर बच्चों को निर्देश दे सकता है और कक्षा का संचालन कर सकता है। तीसरा बिंदु है कि विद्यालय के बच्चों को प्रकृति व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय के बाल संसद में एक पर्यावरण मंत्री भी होता है। तो विद्यालय में वन महोत्सव के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर या अन्य कई कार्यक्रमों में पौधारोपण की प्रक्रिया होती है। तो जब बच्चों को ये दे दिया जाता है जिम्मेदारी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप पौधों की देखभाल करें, उसे प्रतिदिन पानी दें, किसी बच्चे को उसे तोड़ने से मना करें, तो बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की भावना आ जाती है और वो ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। इसके चौथे बिंदु में है कि कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करना। जब बाल संसद बहुत सक्रिय होता है तो वो शिक्षक के साथ मिलकर, अपने प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर कक्षा का माहौल ऐसा बनाता है कि बच्चे अच्छे माहौल में जल्दी से सीख पाते हैं। पांचवा बिंदु है कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। बच्चों में अपने साथी सहपाठी छात्रों के साथ सहयोग की भावना आती है, उनमें नेतृत्व करने की भावना का विकास होता है, नई योजनाएं बनाने की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से बच्चे का संपूर्ण विकास की भावना उनमें विकसित होती है। छठे बिंदु में है विद्यालय को समुदाय से जोड़ना। ये सांसद और मंत्रीगण बच्चे के समुदाय को, बच्चों को विद्यालय से जोड़ते हैं समुदाय को और विद्यालय के क्रियाकलापों को जन जन तक पहुंचाते हैं। सातवें बिंदु में है विद्यालय प्रबंधन से जुड़े विषयों की पहचान करना और उस पर ठोस निर्णय लेना कि हम विद्यालय के विकास के लिए अन्य कौन से काम कर सकते हैं। आठवें बिंदु में है विद्यालय को आकर्षक बनाना। बच्चे विद्यालय की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, विद्यालय के पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, बच्चों के द्वारा बनाए गए क्रियाकलापों को, चित्रों को वो दीवार पर सजाते हैं और इससे विद्यालय बहुत आकर्षक ढंग का दिखने लगता है। 9वें बिंदु में है बच्चों की उपस्थिति नियमित करना। कोई विद्यार्थी जो अनियमित रूप से विद्यालय आता है या बहुत दिनों से नहीं आ रहा है तो हम
शिक्षक जो है वो बाल संसद के सदस्यों की मदद से ही उस विद्यार्थी के घर तक पहुंचते हैं और उस बच्चे की समस्या को जानकर उसे वापस विद्यालय में लाने की कोशिश करते हैं। 10वें बिंदु में है शिक्षण सामग्रियों का रख रखाव और वह नियमित उपयोग। वे बच्चे जो सांसद हैं वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और विद्यालय के शिक्षण संसाधनों को, शिक्षण सामग्रियों को नियमित रूप से उपयोग करते हैं और उन्हें फिर सुरक्षित रखते हैं। 11वें बिंदु में आता है विद्यालय की समय सारणी के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन। तो बाल सांसद सारे सक्रिय रहते हैं और नियमित रूप से समय समय पर विद्यालय की घंटी को लगवाते रहते हैं और इस हिसाब से विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से चल पाता है। 12वें बिंदु पर है विद्यालय को स्वच्छ रखना। तो सारे बाल सांसदों की जिम्मेदारी होती है विद्यालय परिसर, मध्याह्न भोजन जहाँ होता है वहाँ उस परिसर की साफ सफाई को देखना और बच्चों को प्रेरित करना कि वह कहीं भी विद्यालय में गंदगी कूड़ा करकट ना फैलाएं। तो इस प्रकार से विद्यालय को स्वच्छ रखना भी बाल सांसदों की एक जिम्मेदारी है और वे इसे बखूबी निभाते हैं। तो बच्चों, बाल संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे विद्यालय में। आइए अब इसके प्रश्नोत्तरी भाग में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसमें है कि डैश में राजा लोगों पर शासन करते थे। वो कौन सा समय था जब राजा लोगों पर शासन करते थे? तो इसका उत्तर होगा राजतंत्र। दूसरा है कि डैश में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। वो कौन सा देश है जहाँ लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है? तो इसके उत्तर में होगा स्विट्जरलैंड वह देश है जहाँ लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तीसरे में है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। 1 के चौथे में है लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को डैश देने का अधिकार होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका उत्तर होगा मत देने का अधिकार होता है। और 5वें में है कि जनता मतदान करके डैश का चयन करती है। जनता मतदान करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। अब प्रश्न उत्तर है, उसमें दूसरे प्रश्न के पहले भाग में देखिए समानता के किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखना है। तो समानता के 3 कानूनी प्रावधानों में है सबसे पहला कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरा है कि हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, होटल हो, बाजार हो या फिर आप सिनेमा हॉल, ट्रेन, बसों में जहाँ भी सफ़र करते हैं। तीसरा है कि अस्पृश्यता को यहाँ दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। इसके दूसरे प्रश्न में है कि मध्याह्न भोजन योजना से क्या फ़ायदा हुआ। जैसा आप लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शुरू किया गया, जहां बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा ही दिया जाता है। आपके विद्यालय में ये कार्यक्रम चलता होगा और ये कार्यक्रम काफ़ी सकारात्मक रहा। विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन दर में वृद्धि हुई, दिन भर उनका ठहराव सुनिश्चित हुआ और काम पर जाने वाली माता जो अपने बच्चों को छोड़कर जाती थी उनको भी इससे राहत मिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इससे समाज में व्याप्त जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद मिली। इस प्रश्न के तीसरे भाग में देखेंगे कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन 1950 के दशक में अमेरिका में ये नागरिक समानता का अधिकार आंदोलन चलाया गया, जिसे कि मार्टिन लूथर किंग ने चलाया था और ये एक अहिंसक कार्यक्रम था। इसके द्वारा अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। अब है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र का हो, महिला हो या पुरुष हो,
उसे एक मत देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताइए। तो कोई सफल लोकतंत्र तभी है जबकि वहाँ पर उसके नागरिकों को समानता का अधिकार मिले, जिसमें पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और दूसरा है कानून के समक्ष समानता। आइए अब हम चर्चा करें कि संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना तो करते हैं, फिर भी हमारे समाज में असमानता क्यों व्याप्त है। तो ये एक विचारणीय विषय है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद संविधान के द्वारा कानून लागू किया गया कि देश के प्रत्येक व्यक्ति समान है, फिर भी लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है। इसके पीछे कारण यह है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार करते हैं और यह जानते हुए भी कि भेदभाव एक कानूनन अपराध है, वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति या महिला होने के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि सामूहिक जनता के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे और क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। इसी का अगला प्रश्न है कि किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है। तो आप जानते हैं कि किसी लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता होती है कि उसके सभी नागरिकों को समान समझा जाए। तो ये दोनों जो विशेषताएं हैं कि नागरिकों को मताधिकार मिले और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भी उन्हें समानता मिले, यही उसके लोकतांत्रिक देश होने की निशानी है। इसी तरह एक अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने के लिए ही किया गया है और ये एक प्रायोगिक योजना है। इसमें विद्यार्थियों को नेतृत्व करने, अपनी समस्या का समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक भावना की, एकता की भावना का विकास करने के लिए बाल संसद का गठन किया गया है। आइए अब करके देखना है कि समाज में समानता लाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के द्वारा लागू कोई एक योजना का पता लगाकर आप उस पर एक रिपोर्ट बनाएं। तो आप इस पर देखेंगे कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान के द्वारा आवास योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा, ताकि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति बेघर ना हो, सबको कम से कम आवास की सुविधा मिले। उसी में एक अगला प्रश्न और है कि किन किन क्षेत्रों में समानता के लिए अभी भी संघर्ष हो रहा है, उनका आप पता लगाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में संविधान के लागू होने के बाद कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक नागरिक को समानता के समान अवसर प्रदान किए जाएं। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी असमानता का हमें एहसास होता है। वो है आय का क्षेत्र। यहाँ प्रति व्यक्ति समान आय नहीं है। कोई बहुत उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और कुछ निम्न वर्ग हैं। कुछ निम्न वर्ग में भी निर्धनता रेखा से नीचे गुजर बसर अपना करते हैं। उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी लोगों को समान रूप से स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त नहीं है। वैसे ही शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी यही होता है कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त नहीं होता है, जिससे हम महसूस कर पाते हैं कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में असमानता चली आ रही है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये लोकतंत्र पाठ समाप्त हुआ और फिर हम आपसे अगली कक्षा में मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। धन्यवाद।